हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप चौधरी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हिस्ट्री के सेशन में हम चल रहे हैं, आप सभी को ज्ञात है और पहले भी लगभग हम 20 क्लास के आसपास डाल चुके हैं और 20 लेक्चर्स हमारे हिस्ट्री से संबंधित, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित हो चुके हैं। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे गुप्त वंश से संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य नामक शासक के ऊपर। तो यहाँ पे अब तक जो हमने पढ़ा था वो समुद्रगुप्त तक पढ़ा था। समुद्रगुप्त से पहले वाले लेक्चर में हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाना था। यानी गुप्त डायनेस्टी में हम चौथा राजा पढ़ रहे हैं, पांचवा राजा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के द्वारा मिले हुए साम्राज्य को बढ़ाता है और कुछ राज्यों को जो इसके पिता ने केवल आंशिक रूप से अपने राज्यों में शामिल किए थे, उन्हें पूरी तरह से अपने राज्य में मिला लेता है। शकों का भारत से उन्मूलन कर देता है। एक ऐसी जाति जो भारत में घुस आई थी और उसने यहाँ पर आधिपत्य कर रखा था इस क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत में, उस जाति को ये पराजित करता है और विक्रमादित्य या सकारी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इसका एक बड़ा राज्य निर्मित होता है। वाकाटक, कुंतल, इन सभी शासकों से वाकाटक और कदंब राजवंशों से, ये दोनों से बहुत अच्छे संबंध बना लेता है और इस प्रकार से जो विक्रमादित्य है ये अपना एक बड़ा जो है डायनेस्टी जनरेट करता है, बड़ा एक राज्य निर्मित करता है, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य अपने पिता से बढ़कर था, ज्यादा था। यह अपने पिता समुद्रगुप्त की भांति ही प्रतापी था, ऐसा ही ज्ञानी था, कवि भी था और अपने आप में एक बहुत बड़ा उस समय का विद्वान था। ठीक है, क्योंकि इसके समय एक परिषद होती थी जो विद्वानों की परीक्षा लेती थी। ये स्वयं भी उसमें परीक्षा देता था, चाहे ये राजा था लेकिन ये परीक्षा उसमें देता था। इसके दरबार में कालिदास जैसे विद्वान हुआ करते थे, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक हुआ करते थे और वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री इसके दरबार में हुआ करते थे। इसके अलावा भी वररुचि, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, इस प्रकार के इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। यानी कि भारत में सबसे पहले नवरत्न व्यवस्था की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य करता है। ठीक है, तो एक महान शासक को आज हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसके कुछ शिलालेख उदयगिरी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में, वहां से इसके कुछ शिलालेख मिले हैं। अब हम बात यह करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बीच की जो कंडीशन थी वो क्या रही। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में क्या परिवर्तन हुए, क्या कोई और राजा भी बना था या क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि चंद्रगुप्त को राजा बनना पड़ा, जबकि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था। ठीक है, इस प्रकार की जो है यहां पे स्थिति हम समझेंगे। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस राजवंश का पहला जो शासक था वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो शासक था वो बना घटोत्कच। घटोत्कच के बाद शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बना था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रामगुप्त और छोटे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त। चंद्र, या इसका दूसरा नाम था देवगुप्त। चंद्रगुप्त या देवगुप्त, ये दूसरे बेटा था। रामगुप्त और चंद्रगुप्त 2 बेटे समुद्रगुप्त के हुआ करते थे। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि समुद्रगुप्त एक बड़ा शासक था और उसने पूरे भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शासन कर रखा था। दक्षिण भारत में उसकी नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह की रही, उत्तर भारत में प्रसवोद्धारण की रही, यानी उत्तर भारत के सभी राज्यों को समूल नाश करके अपने कब्जे में किया और दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से अपने कंट्रोल में किया। अब यहां पे क्या हुआ, समुद्रगुप्त की जैसे ही डेथ हुई तो उसके बाद एक निर्बल शासक हुआ जिसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त का संबंध बताया जाता है जैन धर्म से। अब यदि यह जैन था, कैसे प्रूफ होता है कि यह जैन था? तो इसका जैन प्रूफ होने का एक वो है कि दुर्जनपुर एक जगह है, दुर्जनपुर, थोड़ा समझना। दुर्जनपुर कहां पर है? यह आपके विदिशा मध्य प्रदेश में है, विदिशा मध्य प्रदेश। यहां से इसकी 3 जैन मूर्तियां मिली हैं। इन जैन मूर्तियों पर एक तरफ रामगुप्त और दूसरी तरफ ध्रुव स्वामिनी देवी का नाम मिलता है। ध्रुव स्वामिनी देवी कौन थी? रामगुप्त की भार्या। इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी देवी। अब यह जैन धर्म का पोषक था, तो आपको पता है जैन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शांतिपूर्ण व्यवहार वाले होते हैं। तो ये शांतिपूर्ण व्यवहार करता था। कौन? रामगुप्त।
अब शांतिपूर्ण व्यवहार करता था, तो इसका आशय रहा कि ये युद्धों में कम रुचि लेता था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे निर्बल शासक कह दिया। अब होता क्या है कि रामगुप्त घूमते घूमते अलीपुर पहाड़ी की तरफ जाता है। ये अलीपुर या अरीपुर जो जगह है, यहां पे ये आता है और इस पहाड़ी के आसपास क्षेत्रों में ये अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी के साथ घूम रहा था। इस मौके का फायदा उठाया शकराज रुद्र सिंह तृतीय ने। शकों का राजा था उस समय रुद्र सिंह तृतीय, जो समुद्रगुप्त का भी समकालीन था, समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। लेकिन जब उसने जैन धर्म के एक राजा को देखा तो वह स्वतंत्र हो गया और उसको पता था कि यह हमला तो करेगा नहीं। और जब ये अलीपुर के आसपास रामगुप्त घूम रहा था तो उस समय ये जो क्या नाम है रुद्र सिंह तृतीय है, ये इस पर आक्रमण कर देता है और रामगुप्त संभवतया उस युद्ध में पराजित हो जाता है, हार जाता है। जैसे ही हारता है तो अब यहां से थोड़ा सा एक संबंध देखिए। अल्तेकर महोदय कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन शकों के कन्याओं के साथ विवाह किया था। इन शकों की कन्याओं के साथ क्या किया था? विवाह किया था। इस बात का बदला लेना चाहते थे शक, इसलिए रुद्र सिंह तृतीय ने जब रामगुप्त को हराया तो इसके साथ संधि की शर्त रखी कि आपकी बीवी ध्रुव स्वामिनी देवी का या ध्रुव देवी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए और राज्य आपका लौटा दिया जाएगा। यानी जो अपमान समुद्रगुप्त ने इनका किया, ये दोबारा किसके साथ करना चाह रहे थे? गुप्तों का अपमान करना चाह रहे थे। इसलिए ध्रुव स्वामिनी देवी को रुद्र सिंह को सौंपना था और राज्य वापस रामगुप्त को मिल जाता। इतिहासकार कहते हैं कि रामगुप्त, और यह कथानक मूल रूप से जो मिलता है वो देवी चंद्रगुप्तम जो ग्रंथ है उसमें मिलता है, जो किसकी है? विशाख दत्त ने लिखी है। तो रामगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी देवी को इस रुद्र सिंह तृतीय को सौंपने का संकल्प ले लेता है कि भाई सौंप दूंगा तुझे। जब इस बात का पता चंद्रगुप्त को लगता है तो वह विचार करता है कि मेरे पिता इतने महान शासक थे और उनके कुल में ऐसा एक राजा, एक ऐसा व्यक्ति जन्म ले रहा है जो पूरे कुल का ही नाम खराब कर रहा है। तो चंद्रगुप्त क्या करता है? चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के डोले में खुद घुस जाता है और ध्रुव स्वामिनी को उस डोले से निकाल देता है। डोली जो थी उसमें अंदर बैठ गया चंद्रगुप्त, और अंदर बैठ गया तो किसके पास चला गया? रुद्र सिंह के पास पहुंच गया। कहां पे, कौन सी जगह थी? अलीपुर, जो पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है, उसमें बैठ करके रुद्र सिंह तृतीय के पास पहुंच गया। कौन? चंद्रगुप्त पहुंच गया। और पहुंचने के बाद जब वो उसके पास मिला, रुद्र सिंह तृतीय से मिला, तो रुद्र सिंह तृतीय की उसने क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी। उसके बाद जो शक थे वहां से ये निकल आए चंद्रगुप्त वगैरह, और निकल के वापस कहां आ गए? अपने पाटलिपुत्र आ गए, मगध आ गए। ये एक कहानी थी। और उसके बाद जब चंद्रगुप्त ने देखा कि ये तो एक निर्बल शासक है, तो चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त ने या देवगुप्त ने किसके साथ विवाह कर लिया? ध्रुव स्वामिनी देवी के साथ। इसीलिए एक पुस्तक मिलती है देवी चंद्रगुप्तम। ये देवी चंद्रगुप्तम जो पुस्तक है वो इसी ध्रुव देवी और इसी चंद्रगुप्त के ऊपर लिखी गई है। जो किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। इस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी इसी कहानी की, जो आप कहेंगे कि सर ये ऐतिहासिक कहानी नहीं लगती, तो इस कहानी की जो ऐतिहासिकता के ऊपर मैं बता रहा हूं कि इसकी ऐतिहासिकता के लिए दूसरा एक ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश। ये परमार वंशीय राजा भोज, जो उज्जैनी का राजा रहा, जिसके बारे में कहा जाता था कहां राजा भोज कहां गंगूतेली, उसकी एक पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। उस पुस्तक में भी यह विवरण मिलता है। इसके साथ ही राजशेखर जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का दरबारी कवि था, उसकी एक पुस्तक है काव्य मीमांसा। इस काव्य मीमांसा में भी यह विवरण मिलता है। और इसमें इस रामगुप्त को शर्मगुप्त कहा गया और इस शकाधिपति को खशाधिपति कहा गया। खशाधिपति, ये नाम इनके उल्टे थोड़े नाम मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मिलेगा राजशेखर और काव्य मीमांसा। इसके अलावा इनकी ऐतिहासिकता की अगर मैं बात करूं तो आपके संगली अभिलेख, संजन ताम्रपत्र और आपके कांबे ताम्रपत्र, जो तीनों ही ताम्रपत्र किससे संबंधित रहे हैं? ये तीनों ही ताम्रपत्र संबंधित रहे हैं आपके राष्ट्रकूट वंश से। ये राष्ट्रकूट वंश का शासन कहां था? बाद में दक्षिण भारत में इनका शासन होगा। तो राष्ट्रकूट वंश ने इन तीनों ताम्रपत्रों में इसका उल्लेख किया है। और ये जो आपके संजन और कांबे ताम्रपत्र हैं, इनमें कहानी प्रदर्शित की गई है। और ये संभवतया अमोघ वर्ष जो एक जैन धर्म का शासक था। और दूसरा इसके बाद हुआ गोविंद चतुर्थ।
इनके समय का विवरण मिल जाता है। तो गोविंद चतुर्थ की बढ़ाई करते हुए इसे शाहशांक कहा गया है, शाहशांक। और शाहशांक, इसकी तुलना की गई है शाहशांक से, और इसकी उपाधि भी शाहशांक है। और इसमें गोविंद चतुर्थ के बारे में कहा गया है कि गोविंद चतुर्थ ने अपने भाई को मारा नहीं था, यानी वह शाहशांक जैसा ही विद्वान था, लेकिन उसने शाहशांक यानी कि चंद्रगुप्त की तरह अपने भाई को मारा नहीं, लेकिन वह इससे कम भी नहीं था। इसकी बढ़ाई की गई है गोविंद चतुर्थ की। और चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया कि उसने अपने भाई को मारा, मतलब यानी उसको थोड़ा नीचा दिखाया गया। उसका कारण था कि ये जैन धर्म से संबंधित रहे थे, और रामगुप्त भी जैन धर्म से था, तो एक अटैचमेंट था, फीलिंग वाली बात थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो था, इसकी उपाधि शाहशांक नहीं थी, इसकी उपाधि थी विक्रमांक। और इसकी उपाधि जो विक्रमांक थी, उस विक्रमांक का ही पर्यायवाची होता है शाहशांक। इसलिए इस चंद्रगुप्त की तुलना, जो गोविंद चतुर्थ की तुलना चंद्रगुप्त से की गई, और इसके लिए इसका नाम दिया गया शाहशांक। तो इस बात से प्रूफ होता है कि रामगुप्त नाम का एक शासक हुआ था जो निर्बल था, और उस निर्बल शासक से रुद्र सिंह तृतीय ने उसे पराजित किया। अलीपुर, जो पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है, पराजित किया, और उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी को जो है वो प्राप्त करना चाहता था। और जब चंद्रगुप्त को यह बात पता लगी तो चंद्रगुप्त उसके डोले में बैठ गया, उसकी हत्या कर दी रुद्र सिंह तृतीय की, और उसके बाद ये मगध चला गया। मगध जाते ही इसने रामगुप्त की भी हत्या कर दी, और रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी से विवाह किया। मनुस्मृति कहती है कि 3 कंडीशन ऐसी होती हैं कि किसी औरत को दूसरा जो पुरुष है वो विवाह कर सकता है और उसे अनुचित नहीं माना जाएगा। और वो तीनों कंडीशन ये होती हैं, या वो पति मर जाए, या वह पति उसे तलाक दे दे, या वह पति अयोग्य हो, या वह पति जो अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, उससे उसे विवाह रखने का कोई अनुमति नहीं है। इसलिए चंद्रगुप्त ने इससे विवाह किया था, उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत को बचाने के लिए। तो ये चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी देवी से उस समय विवाह कर लिया था। तो ये कहानी रही इनके बीच की। तो यानी कैसे भी हो, चंद्रगुप्त ने अपने भाई को मारा, और मारने के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। और ये जो संघर्ष था, ये संभवतया 375 से और 380 के बीच चला। तो इसका शासन जो शुरू होगा वो 375 से 80 से स्टार्ट होगा, और 415 ईस्वी तक इसका शासन जाएगा। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, तो ये तो हुई इनकी ऐतिहासिकता। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि की। मैंने एक बात और बताई थी आपको कि समुद्रगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था दत्त देवी, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय उसी का पुत्र था, यानी इसकी माता का नाम क्या था? दत्त देवी। चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? दत्त देवी। अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त की उपाधियों की। तो चंद्रगुप्त का एक नाम था देव, इसलिए इसे देव कहा जाता था, इसे देवश्री कहा जाता था, इसे देवराज कहा जाता था, इसे देवगुप्त कहा जाता था। ठीक है, तो देव से संबंधित 4 उपाधियां इसकी हो जाती हैं। इसी के साथ इसे शकारी कहा जाता था। शकारी क्यों कहा जाता था? शक प्लस अरि, शकों का शत्रु, क्योंकि इसने शकों का तो समूल नाश करेगा, अभी शकों को मारेगा, भगाएगा भारत से। ठीक है, तो शकारी, और शकों को भारत से भगा दिया, इसलिए इसने एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चूंकि यह वैष्णव धर्म को मानने वाला था, इसलिए इसने एक उपाधि धारण की, परम भागवत की। परम भागवत की उपाधि भी धारण की। तो ये सारी उपाधियां जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने हासिल की। और एक और उपाधि थी इसकी, वो थी विक्रमांक, यानी विक्रम इसके अंक में भरा हुआ था, इसकी गोद में झूलता था, विक्रमांक। ठीक है, ये इसका एक टाइटल मिले, देव, देवश्री, देवराज, देवगुप्त, शकारी, विक्रमादित्य, परम भागवत और विक्रमांक। माता का नाम दत्त देवी, पिता का नाम समुद्रगुप्त। क्लियर है यहां तक कोई कंडीशन? इससे पहले कौन राजा रहा? आपके रामगुप्त। एक विवाह किसके साथ हो गया? ध्रुव स्वामिनी देवी के साथ। वो सीन आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी उपाधियां। अब मैं अगर इसके बात करूं कि इसके इसने वैवाहिक संबंध जो है वो किस किस राज्यवंश से स्थापित किए, तो वैवाहिक संबंध, ये जो शासक था चंद्रगुप्त, इसको पता था कि शक, उनके राजा को इसने मारा है, तो शकों को ये जो साम्राज्य था मगध साम्राज्य, इससे घृणा हो गई थी। और दूसरा, ये जो चंद्रगुप्त था इसकी भाभी के साथ
शकों ने दुस्साहस करने का प्रयास किया था, तो इसलिए यह शकों पर बहुत क्रोधित था। यह शकों का समूल नाश करने का विचार रखता था, इसलिए इसको भारतीय स्थानीय राजवंशों से गहरी मित्रता करनी थी, जिससे कि वो इसे साथ दें और इन शकों का उन्मूलन किया जा सके। समुद्रगुप्त एक महान शासक हुआ था, लेकिन उन्होंने भी शकों को झगड़ा नहीं किया शकों से, क्योंकि शक भी बिल्कुल कमजोर नहीं थे। अगर समुद्रगुप्त उनसे लड़ाई करता तो उसका साम्राज्य का कोई ना कोई हिस्सा जरूर स्वतंत्र हो जाता, क्योंकि शकों से लड़ाई में उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाते और वह कमजोर हो जाता, तो या तो ये वाला क्षेत्र स्वतंत्र हो जाता, या पूर्व वाला स्वतंत्र हो जाता, या दक्षिण वाला स्वतंत्र हो जाता। इसलिए उसने शकों से झगड़ा नहीं लिया। अब चंद्रगुप्त के सामने चुनौती थी कि शकों का उन्मूलन कैसे किया जाए। तो उस समय भारत के कुछ स्वतंत्र राजवंश थे, जैसे वाकाटक और कुंतल, और इधर मथुरा और पद्मावती एक जगह थी, यहाँ पे पद्मावती मध्य प्रदेश में, इन पे नागवंश का शासन था। यहाँ पे महाराष्ट्र में वाकाटक वंश का शासन था, और कुंतल जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पे कदंब वंश का शासन था। इन तीनों शक्तिशाली राजवंशों के साथ इसने वैवाहिक संबंध बनाए। हालांकि मथुरा और पद्मावती के जो नाग थे उनको पहले हरा चुका था, नागसेन को हरा चुका था समुद्रगुप्त, वो उसके अंडर कंट्रोल थे, लेकिन फिर भी वो एक शक्तिशाली राजवंश था और वो पूरा सपोर्ट नहीं करते थे गुप्तों को। तो इसलिए इसने एक दिमाग लगाया कि अगर इन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध बना लिया जाए, बेटी ब्याह दी जाए, या उनकी बेटी का विवाह अपने किसी पुत्र के साथ या खुद के साथ कर लिया जाए, तो ये हमारा सहयोग जरूर जरूर करेंगे। इसलिए ये क्या करेगा, अब इन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध बनाएगा। तो पहला वैवाहिक संबंध इसने बनाया था वाकाटक राजवंश के साथ, पहला बनाएगा वाकाटक नहीं, पहले बनाएगा नागवंश के साथ। नागवंश का शासन कहां था? मथुरा, उत्तर प्रदेश, और पद्मावती। पद्मावती कहां पड़ता है? ये आपके पदम पवैया जगह है, वर्तमान में मंदसौर मध्य प्रदेश के पास, वहां पे, यहां पे नागवंश का शासन था। तो इनकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा। इस कुबेर नागा से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। ठीक है, तो कुबेर नागा से विवाह कर लिया, तो नागवंश का सपोर्ट अब किसको मिल गया? चंद्रगुप्त को मिल गया। उसके बाद ये क्या करेगा? दूसरा, इस कुबेर नागा से एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। तो इसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? इन वाकाटकों के साथ। तो वाकाटकों का जो एक राजा था, वाकाटक वंश के साथ दूसरा वैवाहिक संबंध बनाएगा। इनका राजा था रुद्रसेन द्वितीय। देखो यहां पे रुद्रसेन है और शकों का राजा था रुद्र सिंह तृतीय, दोनों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो रुद्रसेन द्वितीय, इसका विवाह किसके साथ कर दिया? अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह इसके साथ रुद्रसेन द्वितीय जो वाकाटक नरेश था उसके साथ कर दिया। तीसरा, इसने वैवाहिक संबंध बनाया कदंब राजवंश के साथ। कदंब राजवंश का शासक था काकुत्स वर्मन। इसकी पुत्री का विवाह करवा दिया अपने बेटे कुमारगुप्त के साथ। इसका बड़ा बेटा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमारगुप्त। उस कुमारगुप्त के साथ काकुत्स वर्मन, जो कदंब राजवंश का कुंतल में इसका राज्य था, उसकी पुत्री के साथ इसका विवाह करवा दिया। तो 3 वैवाहिक संबंध इसने बना लिए। कदंब राजवंश से बना लिए, वाकाटक राजवंश से बना लिए, और नागवंश से बना लिए। तो चंद्रगुप्त कैसा हो गया? शक्तिशाली हो गया। तो अब क्या करेगा? मुख्य लक्ष्य क्या है? शकों का भारत से उन्मूलन, क्योंकि उन्होंने किसी स्त्री की मर्यादा पर हाथ डालने का प्रयास किया था। इसलिए अब यह क्या करेगा? शकों पर अभियान करेगा। ठीक है, तो 3 राजवंशों से संबंध बनाए। नागवंश की राजकन्या थी कुबेर नागा, जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद के साथ हुआ था। और मथुरा और पद्मावती यहां पे इनका शासन था। कुछ लोग कहते हैं कि कुबेर नागा से जो विवाह था ये समुद्रगुप्त के समय ही हो गया था। जब समुद्रगुप्त ने इन नागों को हराया था तो उनका विवाह अपने बेटे के साथ करा दिया। जो भी रहा हो, कुबेर नागा से विवाह हुआ, जिसकी बेटी प्रभावती गुप्ता थी, चंद्रगुप्त और कुबेर नागा की, और चंद्रगुप्त और कुबेर नागा की बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया। कुछ समय बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, कुछ टाइम बाद। तो इसके 2 बेटे थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ये दोनों अल्पवयस्क थे, तो प्रभावती गुप्ता के हाथ में ही शासन रहा और इसने पूरा सपोर्ट अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय को किया। और इस वाकाटक गुप्त गठबंधन की वजह से ही इस शक राजवंश का भारत से समूल नाश हो सका, इनका उन्मूलन हो सका। ठीक है, ये हम देखेंगे अब। और तीसरा विवाह कदंब राजवंश काकुत्स वर्मन, जो इसका राजा था, उसकी पुत्री कुमारगुप्त के साथ इसने तीसरा विवाह कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन्होंने शकों के विरुद्ध क्या इसके अभियान रहे। इसके विजय अभियानों की मैं बात करूंगा। इसके विजय अभियान
विजय अभियान का पहला हिस्सा होंगे शक। शकों का शासन था काठियावाड़। काठियावाड़ कहां है बच्चों? गुजरात। और उज्जैनी, उज्जैनी कहां है? मथुरा। यानी मालवा का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र उस समय का शकों के कंट्रोल में हुआ करता था। ठीक है, इस शक विजय का जो जानकारी मिलेगी वो कैसे मिलेगी कि शकों को इसने जीता। अब शकों को कैसे जीता और शकों को जीता या नहीं जीता ये जानकारी कैसे मिलेगी? तो ये जानकारी मिलती है इसके व्याघ्र शैली के सिक्कों से। व्याघ्र शैली के सिक्के। समुद्रगुप्त ने भी एक सिक्के चलाए थे जो व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के थे, जिसमें व्याघ्र यानी शेर को मारते हुए उसने एक सिक्का चलाया था। इसमें व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए जिन पर शेर का अंकन था, क्योंकि इस क्षेत्र में गिर अभ्यारण्य वर्तमान में पड़ता है, वहां पे शेर मिलते हैं, तो इसलिए इन व्याघ्र यानी शेरों का अंकन उन चित्रों पर, उन सिक्कों पर मिलता था और वो शकों के ही सिक्के थे। इसने केवल उनको क्या करवाया था? चंद्रगुप्त ने पुनरंकित करवाया था। पुनरंकित यानी पुनः अंकित करवा दिया, उन पर अपना नाम अंकित करवा दिया, जिनमें व्याघ्र का निशान मिलता था। चूंकि ये चांदी के सिक्के थे, इसलिए चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम के भी कुछ चांदी के सिक्के मिल चुके हैं, मैंने आपको बताया था। तो चांदी के सिक्के व्याघ्र शैली के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इससे पता लगता है कि इसने इनको हराया था। दूसरा पता लगता है इसकी कुछ उपाधियों से। एक तो इसकी सकारी उपाधि थी, शकों का शत्रु, और दूसरा विक्रमादित्य। इन दोनों उपाधियों से भी इसकी शक विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसने शकों को हराने के लिए क्या किया था? गुप्त वाकाटक गठबंधन। गुप्त वाकाटक गठबंधन यानी ये जो वाकाटक राजवंश था, इसका सहयोग पूरी तरह से इनको हराने के लिए किया और लगभग 406 ईस्वी के आसपास इनको पराजित किया था। ठीक है, और शकों का भारत से क्या कर दिया? शकों का उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़कर फेंक दिया शकों को। यानी भारत में अब शक नामक विदेशी जाति शेष ही नहीं बची, सारी भगा दी भारत से। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो शकों को हराया। उसके बाद क्या किया इसने? इसकी दूसरी जानकारी मिलती है कि इसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार किया। 7 मुखों को पार किया और वहावीक राज्य या वहावीक जाति को जीता। वहावीक जाति को जीता या वहावीक राज्य को जीता। तो वहावीक जाति या वहावीक राज्य जो है, इसकी जो है अनुमान लगाया जाता है बल्ख बैक्टीरिया से। बल्ख या बैक्टीरिया, इसको वहावीक कहा गया है। लेकिन अगर मैं महाभारत और रामायण की बात करूं तो वहावीक जो लोग हैं वो पंजाब के आसपास निवास करते थे। तो इसने इसे जब शकों को पराजित कर दिया तो यहां से सिंधु आती थी, तो सिंधु के नीचे से इधर सरस्वती, झेलम, रावी, चिनाब, ये सारी नदियां मिलकर 7 नदियां होती है ना, तो इसलिए इनके 7 मुखों को पार करके नीचे से ऊपर चढ़ा और पंजाब के आसपास कोई वहावीक जाति थी, उसको इसने पराजित किया। और ये वहावीक लोग कौन थे? ये वहावीक एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में कुषाण लोगों का शासन था। और ऐसा माना गया कि जब शकों ने समुद्रगुप्त के मरने के बाद स्वतंत्रता घोषित कर दी, तो कुषाणों का जो मैंने राजा बताया था शाही शाहानुशाही, उसने भी अपनी क्या कर दी? जो है स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो इसलिए इसने उनको भी पराजित किया और वहावीक राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। यानी जो राज्य पूरी तरह से शामिल नहीं थे समुद्रगुप्त के समय, उन राज्यों को भी इसने अपने राज्य में शामिल कर लिया। और ये जो जानकारी मिलती है वो जानकारी कहां से मिलती है? तो ये जानकारी हमें मिलेगी आपके मेहरौली के लौह स्तंभ से। मेहरौली के लौह स्तंभ से। ठीक है, इससे ये जानकारी मिलेगी। क्या है मेहरौली का लौह स्तंभ, मैं समझाऊंगा अभी। ये सिंधु नदी के 7 मुखों को पार किया, वहावीक लोगों को जीत लिया। दूसरा, इसके अलावा इसने क्या काम किया? ये जो डबाक, कामरूप, समतट, ये जो क्षेत्र थे, डबाक कौन सा क्षेत्र था? असम का उत्तरी क्षेत्र, असम का केंद्रीय क्षेत्र। कामरूप था, समतट यानी पूर्वी बंगाल। इन लोगों ने भी रामगुप्त के टाइम पे, समुद्रगुप्त के मरने के बाद रामगुप्त के टाइम पे स्वतंत्रता घोषित कर दी। यानी बहुत बड़ा क्षेत्र स्वतंत्र होने लग गया था समुद्रगुप्त के मरने के बाद। रामगुप्त निर्बल शासक रहा। तो इन लोगों को भी, इन 5 राज्यों का एक संघ था,
डबाक, कामरूप, समतट, नेपाल और एक कर्तरीपुर था जो आपके हिमालय क्षेत्र में था। इन 5 राज्यों को सम्मिलित रूप से 5 राज्यों के संघ को पुनः पराजित किया। समुद्रगुप्त हरा चुका है और फिर दोबारा किसने हराया? गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। तो उन 5 लोगों को राज्यों को भी हराया, यानी जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था वो इसके कंट्रोल में रहा। इधर से शकों को जब हराया तो भरूच बंदरगाह भी इसके कंट्रोल में आ गया। तो पश्चिमी जगत के जितने भी देश थे उनके साथ अब इसके बेहतर व्यापारिक संबंध बनने लगे थे। समझ में आ रहा है ना? तो ये भरूच जीता, उधर ताम्रलिप्ति, दोनों कंट्रोल हो गए, यानी इधर से भी व्यापार और इधर से भी व्यापार। तो भारत की उन्नति चरमोत्कर्ष पर पहुंचने लगी। चलिए आगे हम बात करेंगे मेहरौली के लौह स्तंभ की। मेहरौली का लौह स्तंभ कहां पे है? दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार के पास दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ है। मेहरौली क्या है? यह एक जगह है जिसका पहला नाम था मिहिरावली। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था वराहमिहिर, और उस वराहमिहिर के ने एक क्या बनवाई थी? एक वेधशाला बनवाई थी। कहां पे? इस मिहिरावली में बनवाई थी। वराहमिहिर के नाम से ही मिहिरावली ये जगह पड़ी। यहाँ एक वेधशाला बनवाई थी, जैसे सवाई जयसिंह बनवाएगा 5 भारत में जंतर मंतर बनवाता है, वेधशाला ही तो थी वो। ऐसी एक वेधशाला इसने कहां पे बनवाई? उज्जैन में बनवाई। और ऐसी एक वेधशाला इसने दिल्ली में भी बनवाई, जिससे इस कारण इस जगह का नाम पड़ गया मिहिरावली। ठीक है, तो ये मिहिरावली जो है, ये कुतुब मीनार जो है, इसमें विशेषज्ञों का मानना है कि कुतुब मीनार भी इसी वराहमिहिर द्वारा निर्मित एक वेधशाला थी, जिसको बाद में उस पर इस्लामिक स्ट्रक्चर जनरेट कर दिया गया, और उसके माध्यम से जो है वो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलकों द्वारा निर्मित मान ली जाती है। उस पर विवाद है, अभी इतिहास में स्पष्ट नहीं है वो चीज, अभी उस पर केवल तर्क वितर्क होने लगे हैं। संभवतः बाद में कोई रिजल्ट निकले, तब तक हम उसे नहीं मान सकते। अभी हम केवल इतना समझेंगे कि मेहरौली या मिहिरावली जो है वो दिल्ली में है, और वहां पर एक लौह स्तंभ मिला है, और इस लौह स्तंभ की ऊंचाई जो है ये 22 फीट है। 22 फीट। और अगर मैं इसके वजन की बात करूं, भार की बात करूं, तो 6000 किलो इसका वजन है, यानी 6 टन इसका वजन है। इसकी ऊंचाई 22 फीट है और 6 टन इसका वजन है। इस पर किसी राजा का नाम मिला है, जो चंद्र नामक शासक का नाम मिला है, और वो चंद्र कौन था? वो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का ये जो है अभिलेख, क्या नाम है? लौह स्तंभ है। ठीक है, इस पर इसकी ऊंचाई 22 फीट है और इसका वजन 6000 किलो है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि आज तक भी इसमें जंग नहीं लगने पाई है, तो यानी इसमें वर्तमान में भी जंग नहीं लगी है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि इस इसका चंद्रगुप्त का धर्म कौन सा था। तो चूंकि इसकी एक उपाधि थी परम भागवत, तो इससे पता लगता है ये वैष्णव था। दूसरा, इसने विष्णुपद, एक पर्वत है विष्णुपद पर्वत, इस पर विष्णु ध्वज स्थापित करवाया। विष्णु ध्वज स्थापित करवाया, तो इससे भी पता लगता है कि ये क्या था? एक वैष्णव था। ठीक है, क्या था? वैष्णव, यानी भगवान विष्णु की उपासना ये किया करता था। चलिए अब मैं इसके बात करूंगा इसके दरबारियों की। इसके दरबार में इसका एक सेनापति था जिसका नाम था आम्रकार्दव। ये इसका प्रधान सेनापति था और इसे सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा गया। सैकड़ों युद्धों का विजेता, यानी चंद्रगुप्त के साथ जो लड़ने जाता था वो इसका सेनापति आम्रकार्दव जाता था। इसे सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन से धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। और सांची में जो एक महाविहार है, वहां पर इसने एक गांव दान में दिया था जिसका नाम था ईश्वर बाशव। ईश्वर बाशव एक गांव था जिसे इसने बौद्ध संघ को या बौद्ध भिक्षुओं के आर्य संघ को इसे दान में दिया। गांव को कहां पे? सांची में। कहां पे दिया? सांची में। तो वहां पे इसका एक लेख मिलता है जिसमें आम्रकार्दव को सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा जाता है। ये किसका सेनापति था? चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो इसका एक संधि विग्रहिक था। संधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री। मैंने आपको समुद्रगुप्त में भी बताया था संधि विग्रहिक, उसमें कौन था? हरिसेन था। इसके समय वीरसेन था। ये वीरसेन जो था ये शैव था, यानी शिव की पूजा करता था। तो इसने
बेटा देखो उदयगिरी आपको दो देखने को मिलेंगी, एक उदयगिरी मिलेगी आपको उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा में, एक उदयगिरी की पहाड़ी मिलेगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वाला उदयगिरी है ये। उदयगिरी जो खंडगिरी जो उड़ीसा में है वो संबंध रखता है कलिंग के शासक खारवेल से, और इसका संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उदयगिरी में अपना एक क्या लगवाया था, एक स्तंभ, यानी एक शिलालेख इसका प्राप्त यहां से होता है। एक शिलालेख इसका ऐरण से प्राप्त होता है, एक भिलसा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो उदयगिरी से इसका एक अभिलेख मिलता है। तो इसका एक दरबारी था जिसका नाम था वीरसेन, जिसका संधि विग्रहिक उसका पद था। तो उस वीरसेन जो है इसने यहां पर उदयगिरी जो पहाड़ी है यहां पर एक गुफा का निर्माण कराया था, जो भगवान शिव के उपासकों के लिए थी, जो शिव जी की पूजा करते थे उनके उपासकों के लिए। तो इससे पता लगता है कि इसके दरबार में एक शैव था, यानी ये शिव जो शैव धर्म था वो भी उन्नत था, स्वयं वैष्णव था तो वैष्णव धर्म भी उन्नत था। इसके अलावा इसका सेनापति जो है ये बौद्ध था, इसलिए बौद्ध धर्म भी उन्नत है, वो दान दे रहा है उसके लिए। तो यानी ये धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र उस समय चल रहा था, कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता था, किसी भी धर्म को मान सकता था, उसके अनुसार आचरण कर सकता था। वर्तमान में यदि मैं पॉलिटी के अनुच्छेद 25 की बात करूं, 25 की बात करूं, तो उसमें यह बात कही गई है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, उसके अनुसार आचरण करे, उस धर्म का प्रचार प्रसार करे, ये उसको आजादी है। तो वह आजादी उस समय भी थी, और इसका विस्तृत जो विवरण देगा वो फायान देगा, क्योंकि इसके समय जो चीनी यात्री फायान है वो अभी आएगा। ठीक है, अभी मैं उसकी कहानी आपको बताने वाला हूं कि फायान कब आया, कैसे आया। चलिए एक और बात करूंगा, इसके समय एक इसका दरबारी इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है जिसका नाम था विशाख दत्त, और इस विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है, एक तो मुद्रा राक्षस लिखी थी इसने, मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और दूसरी पुस्तक थी देवी चंद्र गुप्तम। इसके पिता का नाम था भास्कर दत्त, भास्कर दत्त जो एक सामंत था, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सामंत था, उसके पहले समुद्रगुप्त का सामंत रहा होगा, उसका बेटा था विशाख दत्त। तो ये राजदरबार से संबंधित रहा, इसलिए इसके द्वारा जो जानकारी दी गई वो ऑथेंटिक थी, इसीलिए देवी चंद्रगुप्तम को एक ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे इसके साम्राज्य में प्रशासनिक पदों की। एक दो प्रशासनिक पद पढ़ लेते हैं। एक तो इसने कुमारामात्य को जारी रखा, कुमारामात्य उस समय आईएएस जैसी पोस्ट हुआ करती थी। एक इसने उपरिक, उपरिक एक पद शुरू किया जिसे भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, वो एक छोटे क्षेत्र का जो है प्रधान नेता होता था। इसके अलावा इसके समय एक पद और था जिसका नाम था आपके संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, ये एक पद हुआ करता था। इसके अलावा एक पद था बलाधिकृत। बलाधिकृत क्या होता था, सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख जिसके पास बल होता था, सैन्य बल होता था, उसका अधिकृत करने वाला था। ठीक है, इसके अलावा भटाश्वपति, भटाश्वपति का मतलब भट प्लस अश्वपति, यानी ये घोड़ों का प्रधान हुआ करता था। और इसके अलावा एक और पद मिलेगा इसके समय हमको, जिसका नाम है आपके, वो मैंने बताया था महादंड नायक, महादंड नायक। ये महादंड नायक कौन होता था बच्चों, ये महादंड नायक होता था न्यायाधीश। कौन होता था, न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश भी होता था और आपके पुलिस का प्रभारी भी होता था, दोनों पद थे इसके पास। ठीक है, तो ये इसके समय कुछ प्रशासनिक पद थे। चलिए इसकी जानकारी को समाप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके समय एक विदेशी यात्री की, विदेशी यात्री। इसके समय एक विदेशी यात्री आया जिसका नाम था फायान। फायान कहां से आया, चीन से आया। ठीक है, कब आया, तो ये आया 498 में, 498 से और 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। 498 या 499 से 398 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। 415 तक इसका शासन था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये भारत आया, और भारत किधर से आया, ये इधर होते हुए आया। ठीक है, खोतान होते हुए, यारकांत, काशकंद, पेशावर होते हुए आया। इसने कनिष्क का स्तूप देखा पेशावर में। उसके बाद ये मथुरा आया, मथुरा से फिर ये प्रयागराज आया, फिर ये पाटलिपुत्र पहुंचा, पाटलिपुत्र से दोबारा प्रयागराज पहुंचा, प्रयागराज से फिर ये वापस ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए श्रीलंका पहुंचा, श्रीलंका से होकर के ये फिर कहां पहुंचा, आपके जावा पहुंचा, और जावा से होकर वापस ये लौट के चला गया। इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है फोकियोकी।
इस फोक योकी में इसने विस्तृत विवरण दिया था और इसने बताया था कि जब मैं गया भारत तो उस समय गुप्त वंश का शासन था। इसने राजा का नाम उत्कीर्ण नहीं किया, नहीं लिखा अपनी पुस्तक में, केवल बताया है कि गुप्त वंश का उस समय शासन चल रहा था और जो लोग थे वो चोरी नहीं करते थे, घरों पे ताले नहीं लगे होते थे और किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि अपराधी बड़े स्तर पे नहीं होते थे तो मृत्युदंड भी नहीं देते। यानी एक उन्नत टाइम था। सोने की मुद्राएं चलती थी। आज देखिए आप सिक्के, आज नोट भी बड़ा हल्के कागज वाला आता है, उस समय सोने की मुद्रा चलती थी। तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना संपन्न राष्ट्र उस जमाने में हुआ करता था। ठीक है, चांदी की मुद्राएं चलती थी। तो लोग चोरी क्यों करेंगे जब इतने पैसे वाले हैं, इतना धन उनके पास है। दुनिया में सबसे डेवलप देश जो था वो भारत था। हर व्यक्ति, हर जो विश्व के जितने भी देश हैं वो भारत की तरफ व्यापार के लिए आया करते थे। इतना उन्नत था हमारा इंडिया। तो इसलिए यहाँ चोरी नहीं होती थी, यहाँ पे अपराध नहीं होते थे, इसलिए किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मान लो कोई व्यक्ति बार बार अपराध कर रहा है तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। इस बात का उल्लेख फायान लिखता है। ठीक है, तो ये फायान उस समय यहाँ पे पाटलिपुत्र आता है तो ये आपके अशोक द्वारा निर्मित उस लकड़ी के महल के बारे में भी बताता है, बहुत सारी बात बताता है। फायान और हेनसांग, ये जितने भी विदेशी आते हैं इन पर मैं एक स्पेशल लेक्चर डालूंगा आपको, तो उसमें हम इनकी चर्चा करेंगे फायान की। लेकिन हम इतना याद यहाँ रख लें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान नामक एक चीनी यात्री भारत में आया था। ठीक है, अब मैं बात करूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय के नवरत्नों की। इसके दरबार में नवरत्न थे, 9 रत्न थे, जिनमें पहला नवरत्न था कालिदास, दूसरा नवरत्न था धन्वंतरी, तीसरा था अमर सिंह, चौथा था वराहा मिहिर, पांचवा था छपणक, छठवां बेताल भट्ट, सातवां शंकु, आठवां घटकर पर और नवा था वर रुचि। ये 9 विद्वान इसके दरबार में हुआ करते थे। इनमें मुख्य रूप से जो सबसे जो फेमस विद्वान रहा वो कालिदास था। कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। इस पर भी एक स्पेशल लेक्चर बनेगा, अभी शॉर्ट में मैं यहां बता रहा हूं क्योंकि एक छोटे से लेक्चर में मैं इतने सारे लोगों को विवरण नहीं दे सकता। आपको एक बहुत अच्छा लेक्चर बनेगा कालिदास पर, तो क्योंकि 7 इसने बड़ी पुस्तकें लिखी। अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें भरत की कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है जिससे भरत बनेगा, भरत का जन्म होगा, वो सारी। उसके अलावा ऋतु संहारम, मेघदूतम, मेघदूतम में फेसबुक का आविष्कार करेगा, ये लेटर लिख देगा बादलों पर। ठीक है, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, ये कुछ इसके फेमस ग्रंथ थे। 7 इसकी ऐतिहासिक पुस्तकें थी, कुमार संभवम, विक्रमो वर्षियम, ये सारी पुस्तकों को मैं एक एक करके समझाने वाला हूं किसी एक अलग लेक्चर के माध्यम से। अभी शॉर्ट में कर रहे हैं। दूसरा है धन्वंतरी। तो ये बड़ा एक कैसा था, धन्वंतरी जो था आयुर्वेद का चिकित्सक था। अमर सिंह भी एक बड़ा विद्वान था। वराह मेरे खगोल शास्त्री था और इसने उस समय पृथ्वी को देशांतरों में बांटा था। अभी एक बात बताइए आप मुझे कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और इसने उस जमाने में, आज से 1700 साल पहले ये बात बताई कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी महान शख्सियत थी वराहमिहिर। इसकी एक पुस्तक है, क्या नाम है, सॉरी उसका पुस्तक का नाम विदुषाल भंजिका। उस विदुषाल भंजिका में ये सारा विवरण मिलता है। ठीक है, तो वराहमिहिर एक बड़ा विद्वान उस समय रहा। छपणक, वेताल भट्ट, शंकु, घटकर पर और वररुचि, ये 9 इसके समय के विद्वान रहे थे। तो इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त द्वितीय महान शासक था। ऐसा एक नगवा एक जगह है, नगवा, मैं थोड़ा समझाता हूं। नगवा ये वाराणसी में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहां पर एक अश्व मिला है जो पत्थर का है, पाषाण निर्मित अश्व है और इस पर एक नाम लिखा है चंद्रगु। चंद्रगु, इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो अश्व पाषाण निर्मित है ये अश्वमेघ का अश्व है। इसको क्या कहा जाता है? ये अश्वमेघ का अश्व है और चंद्रगु से नाम लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने इस अश्व को यहां लगवाया था। तो इससे कुछ विद्वानों ने यह बात कही है कि यह अश्वमेघ इसने किया था, लेकिन चूंकि यह पाषाण निर्मित अश्व था, क्या प्रतीक था आज इसका अनुमान निश्चित रूप से हम नहीं लगा सकते। इस वजह से ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ किया था या नहीं किया था। हालांकि इसके बाद जो राजा आएगा कुमारगुप्त, उसके बेटा स्कंदगुप्त जरूर अश्वमेघ करेगा। ठीक है, समुद्रगुप्त पहले कर चुका है। तो एक बड़ा शासक
चंद्रगुप्त द्वितीय उस जमाने में रहा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय इतना बड़ा शासक रहा, इसलिए इसके समय को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त के समय को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किसके टाइमिंग को? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक रहा, महान लेखक रहा, महान तलवारबाज रहा, एक काफी विद्वान व्यक्ति रहा। इसने रामगुप्त को मारकर अपना आधिपत्य किया। रुद्रसेन तृतीय जो शकों का शासक था उसको मार दिया और शकों का भारत से उन्मूलन कर दिया। शकों के उन्मूलन के लिए इसने गुप्त वाकाटक गठबंधन किया। कुंतल और कदम्ब राजवंश के साथ इसने वैवाहिक संबंध बनाए और कुंतल राज्य में इसने अपना कालिदास को दूत बनाकर भी भेजा था। और इसका विवरण जो है श्रृंगार प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उसमें राजा भोज इसका विवरण देते हैं कि कालिदास को कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। और वो कुंतल नरेश का जो था वो काकुत्स बर्मन था, जो कदम्ब वंश एक ब्राह्मण वंश था, ध्यान रखना, ब्राह्मण वंश था। ये वाकाटक भी एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है। तो कदम्ब वंश के दरबार में उसको भेजा था कालिदास को। तो ये सारा विवरण इसने इतना सारा किया और उसके बाद जो है शकों को भगा दिया। उसके बाद ये वहाबिकों को जीता, यानी कुषाणों को भी भारत से भगा दिया, ठीक है। इधर से इसने इन सारे क्षेत्रों को जीत लिया। डबाक कामरूप जो समुद्रगुप्त के मरने के बाद रामगुप्त के समय स्वतंत्र हो गए, उनको पुनः कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और इसने उदयगिरी में अपना एक अभिलेख लगवाया, साथ ही मेहरौली में इसका लौह स्तंभ मिला है जो वर्तमान में दिल्ली में है। और उस मेहरौली के लौह स्तंभ से इसकी जानकारी मिलती है कि इसने इतने बड़े साम्राज्य को निर्मित किया था। तो इतने महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका टाइटल था विक्रमादित्य, उसके बारे में आज हमने जाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम डालेंगे वो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के संबंध में डालेंगे कि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का संघर्ष हुणों से होगा, ठीक है। हुणों से, पुष्यमित्र जाति से होगा और उनका क्या रहता है सीन, तो वो हम समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को हमें यहीं पे समाप्त करूंगा और अगले लेक्चर्स में पुनः आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।